हरे कृष्णा। अगले कुछ दिन मैं केवल अपने कमरे में ही रहा और मेरी भविष्य के कार्यकलाप निश्चित नहीं थे। मेरी बुआ अभी भी स्नेही और समर्थनपूर्ण थी, परंतु मैं समझ पा रहा था कि सभी मेरे विषय में चिंताग्रस्त थे। निश्चित किया गया कि मुझे अपने चाचा के घर त्रिपुरा के खोवाई नगर में भेज दिया जाए। यह एक छोटा सा शहर था जो लगभग पूर्व दिशा में 500 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा के पार था। एक सुबह मेरे चाचा का एक कर्मचारी आया और मैं उसके साथ हवाई यात्रा कर खोवाई पहुंचा। खोवाई नदी के तट पर पहाड़ों से घिरा एक शांत नगर था। सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे सभी सादा और खुशहाल जीवन जीते थे। अपने भाइयों से भिन्न मेरे चाचा ने व्यवसाय को शिक्षा से अधिक महत्व दिया था और कलकत्ता की मिलों में त्रिपुरा से जूट भेजकर व्यवसाय में सफलता प्राप्त की थी। इस नगर में सभी उनसे स्नेहपूर्ण आदर के साथ व्यवहार करते थे। आरंभ में मुझे लगा कि खोवाई वास मेरे भाग जाने के अपराध का दंड है, परंतु मेरे अनुभव ने मुझे ऐसे सभी संदेहों से मुक्त कर दिया। मैं एक बड़े शहर से आया था, इसलिए स्थानीय जन मेरे साथ आदर से व्यवहार करते थे। अधिक महत्वपूर्ण रूप से मेरे चाचा चाची ने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था और मैं उनके 3 छोटे बच्चों के लिए एक बड़े भाई के समान था। मेरी चाची ने मुझे बताया कि लंबे समय तक उनके शिशु प्राप्त न कर पाने के कारण उन्होंने मेरी माता से मुझे उनको दे देने का निवेदन किया था और अब भगवान ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी थी। इसलिए मैं अपने खोवाई के जीवन में स्थिर होने लगा। मेरी माता की मृत्यु के बाद से मेरे पिता के साथ मेरा संबंध कुछ उदासीन सा था, परंतु मेरे घर से भागने की घटना के बाद हम एक दूसरे के निकट आ गए और मैं अपने प्रति उनके प्रेम का पुनः अनुभव कर पा रहा था। उन्होंने मुझे जीवन उपयोगी उपदेशों के साथ एक पत्र लिखा और मेरी सफलता के प्रति उनका विश्वास तथा मेरे प्रति उनके प्रेम को उस पत्र में प्रकट किया। उन्होंने मुझे स्मरण कराया कि मेरी माता मुझे निरंतर देख रही है और यदि मैं जीवन में सफलता प्राप्त करता हूँ तो उन्हें गर्व होगा। खोवाई में सब अच्छा चल रहा था। मैंने अपने जीवन की गति पकड़ ली थी और दोस्त बनाने लगा था। साथ ही मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। मैं शरीर से बड़ा और बलवान तो नहीं था, परंतु खेल कूद में भी मुझे कुछ सफलता प्राप्त होती रही। मैं अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का गोलकीपर था और साथ ही मेरे पसंदीदा खेल क्रिकेट का भी अच्छा खिलाड़ी था। अपने स्कूल के अंतिम साल 16 साल की आयु में मैं सब डिवीज़न की टीम में चुना जाने वाला एकमात्र छात्र था। इस टीम में मेरे अलावा सभी उम्र में मुझसे बड़े थे और वे सभी अधिकतर सरकारी अफसर थे। हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और हम अंतर जिला प्रतियोगिता के अंतिम खेल तक भी पहुंच गए थे। अंतिम खेल के आरंभ में विरोधी टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही थी और हमारी हार लगभग निश्चित ही मान ली गई थी, लेकिन फिर मैंने अपना अर्धशतक पूरा किया, एक ही पारी में 50 रन, और अपनी टीम के लिए मैच जीत गया। इसके बाद मैं बहुत प्रसिद्ध हो गया और सब डिविजनल अफसर ने नगर भवन में विजय समारोह में पर मुझे सम्मानित किया। अंग्रेजी मेरा सबसे प्रिय विषय था। अधिकांश शिक्षित भारतीय या कम से कम उनमें से जिन्हें मैं जानता था मानते थे कि पश्चिम सर्वश्रेष्ठ है, वेस्ट इज द बेस्ट। यद्यपि ब्रिटिश राज 1947 में समाप्त हो चुका था, अभी भी उसकी संस्कृति प्रचलित थी। जैसा कि मेरे एक शिक्षक ने कहा था, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको अंग्रेजी में पढ़ना, लिखना, सोचना होगा और स्वप्न भी अंग्रेजी में ही देखने होंगे। और मैं कर्मठतापूर्वक उनके इस उपदेश का पालन करते हुए अंग्रेजी सीखने का यत्न करने लगा। मेरे अधिकांश सहपाठियों से भिन्न मैं अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाता नहीं था और मेरे शिक्षक तथा मैं प्राय अंग्रेजी में बातें करते हुए घंटों व्यतीत कर दिया करते थे। मेरे प्रीति पात्र शिक्षक श्री नीरज बाबू भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। उन्हें कैद में लेकर अंग्रेजों ने दयनीय रूप से यातनाएं दी थी। मुझे बताया गया था कि यातनाओं के कारण उनके मस्तिष्क तक खून पहुंचाने वाली एक नस क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसके कारण उनकी मानसिक सहनशीलता घट गई थी। वे प्रायः थककर दर्द के कारण हाथों में अपना सिर पकड़कर बैठ जाते थे, परंतु जब वे पढ़ाने में सक्षम होते तब बहुत प्रभावशाली रहा करते थे। यह कितना विरोधी भाव था। एक स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण वे अंग्रेजों से
द्वेष करते थे, परंतु उनकी भाषा उन्हें पसंद थी। मुझे साहित्य बहुत पसंद था और लेखकों के संवाद और कहानियां मुझे रोमांचित करते थे। अंग्रेजी लेखकों के साहित्य के साथ साथ हम होमर, टॉल्स्टॉय और अलेक्जेंडर ड्यूमा जैसे लेखकों के अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ा करते थे। मुझ पर उनका प्रभाव इतना गहरा हुआ था कि यूं तो मैं भारतीय लेखकों की प्रशंसा करता था, परंतु भोलेपन में यह मान लेता था कि उनके लेख भी उनके पश्चिमी पूर्ववर्तियों और समकक्षों से प्रभावित थे। प्रसिद्ध पश्चिमी लेखकों की उन पुस्तकों ने मेरे भीतर दुनिया देखने और उसका भाग बनने की तीव्र इच्छा प्रज्वलित कर दी थी। मैंने अनुभव किया कि ज्ञान और अनुभव कक्षा में बैठे बैठे पुस्तकें पढ़ने से नहीं होते। इन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्राएं करनी होती हैं और लोगों से मिलना होता है। मुझे बाहर जाकर दुनिया देखनी ही थी। मैं त्रिपुरा में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता था, परंतु मैंने दार्जिलिंग के एक कॉलेज में जाने का निर्णय किया, एक सुंदर हिल स्टेशन जिसे अंग्रेजों ने अपने ग्रीष्म ऋतु निवास के रूप में निर्मित किया था। मेरे एक चाचा वहां पर एक सफल वकील थे और जब मैंने वहां जाकर पढ़ने की इच्छा प्रकट की तो वो खुशी खुशी सभी प्रबंध उन्होंने कर दिए। मेरी योजना एक वैज्ञानिक बनने की थी, इसलिए मैंने रसायन विज्ञान में ऑनर्स स्नातक के लिए पंजीकरण कराया, परंतु 2 साल बाद मुझे पायलट प्रशिक्षण की छात्रवृत्ति के लिए चुना गया, जिसके साथ भारतीय वायुसेना में नियुक्त किए जाने की भी संभावना थी। इसलिए उसके स्थान पर मैंने यह पद चुन लिया। बाद में कलकत्ता में हवाई प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए मेरी कुछ युवकों से मित्रता हुई, जिनकी दार्जिलिंग में मैंने सहायता की थी। वे कलकत्ता से बिना पूर्व आयोजन के दार्जिलिंग में ग्रीष्म अवकाश मनाने के लिए आए थे और दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्होंने जाना कि वहां के सभी होटल बुक हो चुके हैं और रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही कोई उनका परिचित ही था। उनमें से एक तुलसी सेन मेरी चचेरी बहन से मिले थे और उसका फोन नंबर उनके पास था। उनके दार्जिलिंग के एकमात्र संपर्क के रूप में था। निराश होने पर उन्होंने मेरी चचेरी बहन को फोन कर दिया और अपनी स्थिति बताई। कोई प्रतिक्रिया न सोच पाने के कारण मेरी बहन ने फोन मुझे थमा दिया और कुछ लोगों से फोन पर बात कर मैंने उन लड़कों के रहने की व्यवस्था एक स्थानीय इंडोर स्टेडियम के गेस्ट हाउस में करा दी। तुलसी और 2 अन्य बालक स्वप्न ठाकुर और गौर घोष विशेष आभारी थे और हम उसी समय बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। अब यह सभी बालक बदले में कुछ करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मुझे अपने अन्य मित्रों से भी मिलवाया और उन्हें बताया मैंने दार्जिलिंग में उनकी कितनी सहायता की है। वे सभी समृद्ध परिवारों से थे। तुलसी के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रख्यात वकील थे। स्वप्न ठाकुर प्रसिद्ध कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के संबंधी थे और श्री गौर सफल उद्योगपतियों के परिवार से थे। वे सभी उस तरह के स्कूल में पढ़ते थे जिसमें जाने के मैं स्वप्न देखा करता था। तुलसी ने मुझे आनंद मोहन जी से मिलाया जो भारतीय रेलवे सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के पुत्र थे। अब तीनों गहरे मित्र बन गए और अपना अधिकतम खाली समय साथ बिताने लगे। मेरा हवाई प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर मुझे बताया गया कि मैं वायु सेना में प्रवेश प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं था। मेरे पास व्यावसायिक विमान चालक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए मैंने कुछ धन कमाकर विदेश यात्रा करने की योजना बनाई। इसके मैं सदा स्वप्न देखा करता था। मैंने अपने एक मित्र आलोक गुप्ता के साथ जोड़ी बनाई और हमने ब्रूक बॉन्ड कंपनी की इंस्टेंट कॉफी, तुरंत तैयार होने वाली कॉफी का प्रचार करने का व्यवसाय आरंभ कर दिया। जब हमारे पास पर्याप्त धन हो गया तो मेरे मित्र इंग्लैंड पढ़ाई करने चले गए और यूं तो मेरे अधिकांश मित्र वहीं जाने की इच्छा रखते थे, पर मेरी दृष्टि जर्मनी जाने पर टिकी हुई थी, विशेषकर वहां एक हैम्बर्ग शहर में, जहां मेरा एक चचेरा भाई था जिसने मुझे वहां आकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जर्मनी की मेरी पसंद एक आजीवन संबंध से भी प्रेरित थी, क्योंकि मेरे पिता के करीबी मित्र श्री विद्यापति घोष, जिन्हें हम विद्यापति काकू कहा करते थे, ने बर्लिन में पढ़ाई की थी और एक जर्मन पत्नी हमारी डॉली काकी माँ चाची के साथ लौटे थे। काकी एक यहूदी परिवार से थी। 1930 के दशक में यहूदियों का जर्मनी में अत्याचार होना आरंभ हुआ, तब वे 400 मील की साइकिल चलाकर स्विट्जरलैंड की सीमा पार कर गए थे। जब वे कलकत्ता में आकर बसे तब शीघ्र ही डॉली काकी माँ स्थानीय बंगाली संस्कृति में लीन हो गई। वे मेरी माता के बहुत निकट थी और सदा मुझसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करती थी, विशेष रूप से मेरी माता की मृत्यु के बाद। इसलिए जब मैंने सुना कि मेरा एक
अन्य मित्र प्रसून सामाजिक मनोविज्ञान की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जा रहा है, तो मैंने भी उसके साथ जाने का निर्णय कर लिया। यूरोप, अमेरिका से अनेक युवाजन आध्यात्मिक जीवन की खोज में पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे थे, परंतु मैं अन्य भारतीयों के समान, जिसमें मेरे पिता भी सम्मिलित थे, भौतिक समृद्धि से आकृष्ट था और इसलिए मैंने अपनी दृष्टि व्यापक बनाने के लिए नए स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। अतः 1971 की ग्रीष्म ऋतु की शाम को मैं प्रसून के साथ पश्चिम दिशा की यात्रा करने के लिए बम्बई की ट्रेन से निकल पड़ा। हमारे अनेक मित्रों के समान प्रसून और मैंने भी जैक केरोअक की पुस्तक ऑन द रोड पढ़ी थी और उससे प्रभावित थे हम। इसलिए हमने यूरोप के लिए हवाई यात्रा करने के स्थान पर सड़कों से यात्रा करने की योजना बनाई, जिसको हिच हाइकिंग बोलते हैं, मुफ्त की सवारी लेते हुए यात्रा करना। हम जानते थे कि यह एक चुनौती होगी, विशेषकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भारतीयों के लिए वर्जित था। लेकिन प्रसून ने सुझाया कि हम इराक के बसरा शहर तक समुद्र यात्रा करेंगे और वहां से सड़क पर यात्रा आरंभ कर देंगे। इसलिए हमने बम्बई तक ट्रेन से यात्रा की और कुछ दिन रास्ते के देशों के वीजा प्राप्त करने में बिताए। इराक, टर्की, ग्रीस, इटली और स्विट्जरलैंड और सभी के लिए वीजा की आवश्यकता थी। और एक सुबह एक मालवाहक जहाज में हम चल पड़े। फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ पर एक सप्ताह तक मानो लगभग सभी बंदरगाहों में रुकते हुए हम बसरा पहुंचकर ठोस धरती पर पैर रखकर रोमांचित थे। मैं कभी भारत के बाहर नहीं गया था और टिग्रिस और यूफ्रातेस के तट पर स्थित असीरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं के विषय में पढ़कर मंत्रमुग्ध था। मेरा मन उनके चलचित्रों से भरा हुआ था, जिनमें उस हैंगिंग गार्डन के चित्र भी थे जिसका निर्माण राजा नेबूचादनेस्सर ने कराया था, उसकी उस रानी को प्रसन्न करने के लिए जो गृहातुर और हताश थी। हमने सुना था कि बसरा में एक गुरुद्वारा है जहाँ हम निःशुल्क रह सकते हैं और कुछ स्थानीय बालकों ने हमें उसका रास्ता दिखाया। हम शीघ्र ही उनके मित्र बन गए और उन्होंने कहा कि अगली सुबह वे आकर हमें नगर दिखाने के लिए ले जाएंगे। हमने लंबे समय तक रुकने की योजना नहीं बनाई थी, परंतु हम नए संगियों के साथ उनके कॉलेज देखते हुए, उनके मित्रों से मिलते हुए, मस्जिद और पुराने लैटिन गिरजाघर के दर्शन करते हुए और भारतीय बाजार को देखते हुए बहुत अच्छा अनुभव कर रहे थे। हमने कुछ दिन और रहने का निर्णय किया। शाम को हम चाय पीते हुए खुली हवा वाले होटलों पर बैठकर बतियाते थे। ये कैसीनो कहलाते थे, जिसका अर्थ द्यूत क्रीड़ा का स्थान है, जबकि द्यूत क्रीड़ा खेलना शाट अल अरब नदी के तट पर प्रचलित नहीं था। 3 दिन बाद प्रसून और मैंने राजमार्ग के लिए एक बस से यात्रा की। इस राजमार्ग पर हम दूसरों के वाहन पर मुफ्त सवारी लेते हुए बगदाद यात्रा करने की योजना बना चुके थे। हालांकि कोई भी हमें सवारी नहीं दे रहा था, गर्मी अत्यधिक थी, अतः कई घंटों खड़े रहने के बाद हमने हताश होकर बस की यात्रा करने का निश्चय किया। हम मुफ्त की सवारी लेकर महाद्वीपों को पार करने की यात्रा में तो असफल रहे, पर हमें इस बात की राहत थी कि हम झुलसाने वाले सूर्य से दूर आ। बसरा में एक अमेरिकी यात्री ने हमें बगदाद के एक फ्रांसीसी गिरजाघर के बारे में बताया था, जहां हम निःशुल्क रह सकते थे। और जब हमें वह मिला, वह नगर के बीच में एक सुंदर प्रधान गिरजाघर था। यहाँ एक मध्य आयु के फ्रांसीसी पादरी ने हमारा स्वागत किया। बसरा के समान बगदाद में भी प्रसून और मैंने जल्दी ही मित्र बना लिए। हम संपन्न यूनिवर्सिटी छात्रों के एक समूह से मिलने, जिन्होंने हमें नगर दिखाया और होटलों में हमारा आतिथ्य किया, हमारे आभार प्रकट करने पर उनका कहना था, कर्तव्य के लिए आभार कैसा। वे सभी खुशमिजाज और सख्त मुसलमान थे, अतः वे न तो शराब पीते थे और न ही धूम्रपान करते थे, और हम लगभग प्रतिदिन उनके घर उनसे मिलने जाते थे और उनकी बड़ी हवेलियों के भव्य बगीचों में बैठकर छोटे सोने की कलई चढ़े गिलासों से चाय की चुस्कियां लिया करते थे। उनकी एक माता हमारे कपड़े धोकर इस्त्री कर दिया करती थी, और एक दिन मेरा एक मोजा जो फट गया था, मैंने अच्छी तरह सिला हुआ पाया। अपने मित्रों के स्नेही सत्कार के होते हुए भी मैं अपनी यूरोप की ओर यात्रा को पुनः आरंभ करने पर अड़िग था। मैंने प्रसून को साथ चलने के लिए मनाना चाहा, परंतु वह वहीं रहने पर अड़ा हुआ था। ऐसा लगता था मानो वह अकेले मेरे संग और प्रभाव से मुक्त रहना चाहता है। उसने कहा कि उसने भारत को विश्व का अनुभव करने के लिए छोड़ा है और वह हमारे नए मित्रों के साथ समय बिताने के अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता है। वह वहीं रहना चाहता था
और इसलिए हम अलग अलग यात्रा करने को सहमत हुए। मैं अगली सुबह चला जाने वाला था। मार्क एक अंग्रेज यात्री थे जिनसे मैं और प्रसून एक गिरजाघर में मिले थे। उन्होंने हमें बातें करते देखा और मुझसे पूछा कि क्या वे मेरे साथ चल सकते हैं। हमारी पहले से ही अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मैंने मान लिया। हमारे एक अरबी दोस्त अहमद ने जब यह सुना कि हम उत्तर की दिशा में टर्की की सीमा की ओर जा रहे हैं, तब उसने हमें सुझाया कि हम कुर्दिस्तान के झाखो शहर में उसके परिवार से मिलें। अतः वह हमारा पहला गंतव्य हो गया। इराक में मुफ्त की सवारी मिलना हम असंभव मान चुके थे, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि हम बस से यात्रा करें। अहमद ने अपने मित्रों को सूचित कर दिया था कि हम वहां आने वाले और वहां पहुंचने पर बस स्टैंड में उसके मित्र हमें लेने आए। उनके वृद्ध पिता, जिनकी लंबी लहराती दाढ़ी थी, ने हमारा एक बड़ी मुस्कान के साथ भव्य स्वागत किया। वे अंग्रेजी नहीं बोलते थे। अहमद की बहन भाषा में निपुण थी और अहमद के मित्रों और उनकी बहन ने हमारा बड़ा ध्यान रखा। झाखो एक छोटा नगर था जहाँ देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था, परंतु वहाँ के खंडहरों ने हमें आकृष्ट किया था, जिनमें वहाँ के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के संकेत थे। अहमद के कुछ ही मित्र अंग्रेजी बोलना जानते थे, परंतु संकेतों और मुस्कान के माध्यम से हमने एक सरल सी मित्रता स्थापित कर ली। हम साथ में फुटबॉल खेला करते थे और बाद में एक स्थानीय नदी के उथले जल में स्नान किया करते थे। इस नदी के किनारे सेब, नाशपातियों और अंजीर के पेड़ थे और हम इनके नीचे बैठकर फलों का आनंद लिया करते थे। जब 3 दिन बाद मार्क और मेरे आगे बढ़ने का समय आया तो झांकों के हमारे अनेक परिचित हमें विदा करने दरवाजे तक आए। बसरा के मेरे अनुभव के बाद मेरा मुफ्त की सवारी लेने का मन नहीं था, परंतु मार्क ने इस बार जोर दिया और कहा कि हमें बस यात्रा में धन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अनेक लड़के हमारे साथ राजमार्ग तक और हमें मुफ्त की सवारी लेते देखने के लिए पास खड़े हो गए। जो ही घंटे के बाद घंटे असफलता में बीतते रहे, मेरी बची कुछ आशा भी व्यक्त हो गई। अंततः एक बालक को विचार आया और फिर मैंने जाना कि उनमें से कुछ ने एक गुजरते हुए ट्रक को रोका और ड्राइवर से बातें कर इशारे में हमें बुलाया। किसी प्रकार उन्होंने हमें टर्की की सीमा तक ले जाने के लिए ट्रक चालक को मना लिया। जैसे ट्रक चलना शुरू हुआ, मार्क और मैंने आभार की दृष्टि से अपने मित्रों की ओर देखा और उनका इशारे से धन्यवाद किया। ट्रक चालक केवल एक मित्रवत चर्चा जारी रखने के लिए पर्याप्त अंग्रेजी के कुछ शब्द जानता था। वह टर्की में डियारबकीर जा रहा था। उसने कहा कि वह हमें भी साथ ले चलेगा। जब हम शहर के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे तो मार्क ने सुझाया कि हम अंदर न जाते हुए सड़क पर ही रहें। पहले से ही बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए हमने सड़क किनारे रात गुजारने का निश्चय किया। मैं पहले कभी खुले में नहीं सोया था और खुले तारों भरे आकाश के नीचे धरती पर स्लीपिंग बैग में आराम करना एक अति सुंदर अनुभव था। अंकारा के रास्ते में हमारी योजना मल्त्या में रुकने की थी। 2 संभव रास्ते थे। मानचित्र पर एक लंबा दिखता था और दूसरा छोटा और सीधा दिखता था, अतः हमने सोचा छोटा रास्ता चुना जाए। कुछ ही दूर यात्रा करने पर हमें समझ में आ गया था कि हम एक पर्वतीय रास्ते पर चल पड़े थे, परंतु अब वापस लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हमारी यात्रा ने हमें पर्वतों के ऊपर सुदूरवर्ती स्थान के बीचों बीच लाके खड़ा कर दिया। हम सड़क के किनारे अखरोट के एक पेड़ के नीचे घंटों खड़े रहे, पर कोई भी नहीं रुका। वास्तव में विरला ही कोई उस रास्ते से गुजरता। हमें संदेह होने लगा था कि कोई भी चालक सवारी देने के विषय में जानता भी है या नहीं। तब भी मैं टर्की देश के अंदर का पर्यटन करने के लिए रोमांचित था और यह स्थान मनोहर भी था। सभी पर्वत लाल पत्थर के थे और उन पर कुछ ही वनस्पति थी। नीचे घाटी में एक नदी बह रही थी और उसके तीर हरे भरे थे। ग्रामीण घरों के झुंड परिदृश्य में छितरे हुए थे। मैंने मार्क को सुझाया कि हमें नीचे गांव में जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढना चाहिए। उसने कहा हमने से एक को सड़क पर रहते हुए गाड़ियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैंने रुकने का प्रस्ताव रखा। हालांकि नीचे गांव में जाने के लिए रास्ता अधिक लंबा नहीं था, परंतु मैं नहीं समझ पा रहा था कि वहाँ के लोगों से मैं कैसे बात कर पाऊंगा। तो तुम क्यों नहीं चले जाते? मार्क ने मुस्कुरा कर कहा। हमने अंत में सिक्का उछाल कर निर्णय करने की सोची। मेरी हार हुई और मुझे ही जाना पड़ा। घुमावदार रास्ते से उतरकर मैं उस गांव में पहुंचा, लेकिन एक भी दुकान नहीं थी। मैं एक घर की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। एक महिला द्वार पर आई, परंतु जैसे ही उसने मुझे देखा वह चीखी और मेरे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। भोजन ढूंढने की सभी आशाएं खोकर मैं वापस पर्वत पर चढ़ा और माँ को पूरी घटना सुनाई। हम कुछ और घंटे स्वयं को सूर्य से बचाते हुए अखरोट के पेड़ के नीचे छांव में बैठे रहे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हमें पर्वतीय रास्ता चुनने की गलती समझ में आ गई थी।
और दूसरे रास्ते के लिए लौटने की सोची। अचानक कई बालकों पर हमारी दृष्टि पड़ी। वे हमारे लिए बस्ती से 2 बड़ी धातु की थालियां ले आ रहे थे और आकर उन्होंने थालियां हमारे सामने रख दी। जब हमने ढक्कन हटाए तो हमें उसमें तुर्की ब्रेड, उबली हरी सब्जियां और बकरी का दूध से बना पनीर प्राप्त हुआ। हमने बालकों को बारंबार धन्यवाद दिया और फिर उनके सामने बैठकर हमने भोजन किया। उन बालकों को आपस में एक ऐसी भाषा में बात करते हुए जो हम नहीं समझते थे। कुछ समय बाद अनेक ग्रामीण महिलाएं भी आईं और बालकों के पीछे बैठकर हमें देखने लगी। उनमें से एक लेबनान से थी और उन्होंने पूछा कि क्या हम फ्रांसीसी जानते हैं। मार्क उस भाषा में धारा प्रवाह थे और हमें उनसे ज्ञात हुआ कि जब एक महिला ने मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया था और देखा कि मैं वापस सड़क की ओर जा रहा हूँ तो उसने अन्य महिलाओं को जाकर ये घटना सुनाई। उन्होंने समझ लिया कि मैं खाना ढूंढ रहा था। हम दोनों को सड़क पर देखकर उन सभी ने बालकों को थालियों के साथ भेजा था। महिला ने आगे बताया, अन्य निवासियों ने पूरे जीवन में शायद ही कोई विदेशी देखा था, इसलिए एक अंग्रेज और भारतीय का गांव में आना बड़ी बात थी। महिलाओं का सत्कार अति सुंदर था, परंतु अभी भी हमें सवारी नहीं मिली थी और बाकी पूरे दिन हम रास्ते पर खड़े रहे। अंततः शाम होते होते एक बुजुर्ग चरवाहे ने भेड़ चराते हुए हमसे बात की। उसके संकेतों से हम यह समझ गए कि वह हमें रात उसके घर पर गुजारने के लिए पूछ रहा था। हमने हर्ष के साथ उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह एक सरल गरीब चरवाहा था, फिर भी उसने क्षमता के अनुसार भोजन और विश्राम का स्थान प्रदान करके हमारा सत्कार किया। अगली सुबह मार्क और मैंने पर्वतों के नीचे के रास्ते से एक अधिक आबादी वाले स्थान पर जाने का निर्णय किया, जहां पर सवारी मिलने की संभावनाएं बेहतर थी। इस बार हम बड़े रास्ते पर आए और तो सवारी मिलना इराक जितना कठिन नहीं था। हमें जल्दी ही छोटी छोटी सवारियां मिलती गई। अंकारा के नजदीक हमें 3 अंग्रेज बालकों ने सवारी दी जो यॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और उनके साथ हमने उनकी कार में इस्तांबुल तक पूरी टर्की की यात्रा की, जहां एशिया और यूरोप का मिलन होता है। इस्तांबुल का सुल्तान नीली मस्जिद के समीप टर्की के समान नहीं दिखता था। यह युवा अमेरिकियों और यूरोपियों से भरा हुआ था। उनकी विकल्पात्मक हिप्पी जीवन शैली मेरे लिए नूतन थी, परंतु अधिकांशतः वे विस्तृत मानसिकता वाले और मित्रवत थे। छात्रावास नुमा होटल इतना सस्ता था कि हम दोनों काफी समय तक वहां पर रह सकते थे और इसके साथ ही हमने वहां अनेक मित्र बनाए, जिसमें एक अमेरिकी युवा लैरी बेकर भी शामिल था। प्रतिदिन सुबह के समय मार्क, लैरी और मैं समीप के एक पुडिंग शॉप में नाश्ता करने के लिए जाते थे। यह होटल युवा यात्रियों में प्रसिद्ध था और यहाँ हम भी अपना अधिकांश समय बिताया करते थे। वहाँ पर भोजन स्वादिष्ट और सस्ता था, परंतु मेरे लिए सबसे दिलचस्प था वहाँ का वातावरण, जो खुली मानसिकता वाले युवाओं के कारण सजीव था। सभी युवा नए लोगों से मिलकर अपने अनुभव बांटने को तैयार थे। उनमें से कई इस्तांबुल में महीनों से रहते थे और केवल प्रतिदिन संगीत बजाते हुए समय बिताते थे। हमने पूरे शहर का भ्रमण किया, कई ऐतिहासिक स्थल देखे और बातें करते हुए नदी के किनारे बैठ गए। एक सुबह मार्क ने सुझाया कि हम तोप काली महल देखने चलें, जो 1 घंटे की दूरी पर था। मुझे नाम में तोप शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ और अन्य कई शब्दों और नामों में उसका उपयोग हुआ था। बाद में मैं समझा कि यह एक तुर्की शब्द था, जिसे बांग्ला और हिंदी में भारत पर तुर्की आक्रमण के समय लिया गया। मार्क ने टूर गाइड का रूप ले लिया। वास्तव में वहाँ महलों, इमारतों और आंगनों का एक बड़ा सा झुंड था और यह ऑटोमन वंश की गद्दी था, जिसने एशिया के एक छोटे भाग और यूरोप के एक बड़े भाग पर शताब्दियों तक राज किया। वहाँ की उत्कृष्ट वास्तुकला और अति सुंदर सज्जा की प्रशंसा करते हुए और वहाँ के विशाल विस्तार से विस्मृत रहते हुए वहाँ हमने पूरा 1 दिन बिताया। मार्क और मैं 1 हफ्ते इस्तांबुल में रहे। जाने से 1 दिन पहले हम एक पार्क में लैरी के साथ बैठे थे और 2 युवा व्यक्तियों ने आकर हमसे पूछा है कि क्या हम कुछ हशीश फूकना चाहते हैं। मुझे और मार्क को रुचि नहीं थी, परंतु लैरी उनके साथ चला गया। लैरी उस रात वापस नहीं लौटा और अगली सुबह भी नहीं। चिंतित होने पर हमने पुडिंग शॉप के प्रबंधक को जाकर यह बात बताई। हमें चिंता थी कि कहीं वे 2 युवा सादे कपड़ों में पुलिस अफसर तो नहीं थे और कहीं लैरी गिरफ्तार तो नहीं हो गया था। प्रबंधक ने हमें चिंता नहीं करने के लिए कहा, अधिक से अधिक लैरी को रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार करेंगे।
टर्की में नशीले पदार्थ कोई बड़ी बात नहीं थी जब तक व्यक्ति बड़ी मात्रा में उनकी तस्करी करने का प्रयास न कर रहा। लैरी उस सुबह लौटा नहीं, परंतु प्रबंधक के आश्वासन के कारण प्रसून और लैरी के लिए संदेश छोड़कर हम ग्रीस के लिए निकल पड़े। अनेक भारतीय बालकों के समान मैं भी महान अलेक्जेंडर से मंत्रमुग्ध था। मेरे भाई ने मुझे अलेक्जेंडर और उसके विशाल घोड़े बुसेफलुस की कहानी सुनाई थी। कोई भी उस घोड़े बुसेफलुस को बांध नहीं पाया, परंतु अलेक्जेंडर ने प्रेम से उससे बात करते हुए सूर्य की ओर उसका चेहरा मोड़ दिया, जिसके कारण वह अपनी परछाई नहीं देख पा रहा और उसे कष्ट हो रहा था। बुसेफलुस को इस प्रकार बांध लिया गया। अलेक्जेंडर उसकी सवारी कर पाए। भारत पर आक्रमण के दौरान उनकी मृत्यु के समय तक वह उनकी सवारी रहा। मुझे अलेक्जेंडर और अरबी शासक दरियुस के भिड़ंत की कहानी भी बहुत रोमांचक लगती थी। दरियुस की बहुत बड़ी सेना थी। यह अलेक्जेंडर की सेना से 5 गुना बड़ी थी। तो जब अलेक्जेंडर ने उसे चुनौती दी थी, तो चूंकि दरियुस उसे मात्र एक बालक समझता था, इसलिए आत्मविश्वास के कारण युद्ध में अपनी माँ और रानी को भी लेकर गए। परंतु अलेक्जेंडर ने युद्धस्थली से बहुत दूरी पर एक पर्वतीय रास्ते पर से अचानक हमला कर दिया। दरियुस अपनी रानी और माँ को छोड़कर भाग निकले, जिन्हें बंदी बना लिया गया था। जब उन्होंने माँ और रानी की स्वतंत्रता के बदले में बड़ी धनराशि का प्रस्ताव रखा, तो अलेक्जेंडर ने उत्तर दिया कि वह धन में रुचि नहीं रखता है और दरियुस के उनके सामने आकर घुटने टेकने पर ही वह महिलाओं को रिहा करेगा। दरियुस ने ऐसा ही किया और महिलाओं को रिहा करा लिया। एक बार जब अलेक्जेंडर अपने राज्य के बाहर था, तब उसके मंत्री ने उसे पत्र में सूचित किया कि अलेक्जेंडर की माता राज्य के कार्यों में दखल दे रही है। अलेक्जेंडर ने उत्तर लिखा, मेरी माता के आंखों का एक आंसू उनकी शिकायत में लिखे गए तुम्हारे सारे पत्रों को मिटा सकता है। मार्क और मैं मैसेडोनिया की राजधानी थेस्सालोनिकी की ओर चल पड़े, जो अलेक्जेंडर की जन्मस्थली पल्ला के समीप है। हमारी सवारियों में से एक सुशिक्षित फ्रांसीसी युगल था, जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोला करता था। 3 कारों में यात्रा करने वाले परिवारों में से यह एक था। अलेक्सांद्रोपोलिस समुद्र तट पर रुके, जहां हम सभी ने समुद्र में तैराकी की और पिकनिक मनाई। वह सड़क पर हमें मिलने वाला पहला यूरोपीय परिवार था। इस्तांबुल में सभी यात्री पश्चिमी युवा थे। मैंने सभी को खुशमिजाज और मित्रवत पाया। मैं हमें सवारी देने वाले लोगों के उदार और सुसंस्कृत भाव से प्रभावित था और सोचता था कैसे ऐसे लोगों से मुझे सवारी मिल जाती है। मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे अकेला देखने पर आप मुझे सवारी देते हो? वे कुछ समय के लिए रुके। फिर पुरुष ने अपनी महिला की ओर देखा और महिला ने मुस्कुराकर कहा कि वे सामान्यतः अनजानों को सवारी नहीं दिया करते, परंतु एक भारतीय को देखकर वे बड़े जिज्ञासु थे और इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। थेसालोनिकी में मार्क तो युवा छात्रावास में रुका था, परंतु मुझे एक सदस्यता के कार्ड की आवश्यकता थी और इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए मुझे अपना छात्र होना सिद्ध करना था। मार्क और मैंने प्रबंधक को समझाने का प्रयास किया कि कोई भी यात्रा करते हुए प्रमाण पत्र साथ नहीं रखता, परंतु वह अपनी बात पर अड़ा रहा। अंततः हमारी बात सुनकर वह कुछ अमेरिकी युवा काउंटर पर आए और मेरे लिए लगभग प्रबंधक पर चिल्ला ही पड़े और प्रबंधक तनाव के कारण अंततः राजी हो गया। वहां से हम दिन भर सवारी से यात्रा करते और रातों को छात्रावासों में रुकते। यूगोस्लाविया से होते हुए हम इटली पहुंचे। वहां वेनिस और मिलान में हमने कुछ दिन बिताए और फिर टुरिन में हमारा रुकना हुआ। उस समय मार्क को वापस इंग्लैंड जाना था और मुझे आगे जर्मनी की यात्रा करनी थी, परंतु उसने अपना मन बदला और फ्रांस के डिजोन में अपने एक मित्र से मिलने का निर्णय किया। मैं अभी से हम दोनों के बिछड़ने के विषय में सोचते हुए दुखी होता जा रहा था। इसलिए जब मार्क ने मुझे उसके साथ चलने का प्रस्ताव रखा तो मैं मान गया और सीमा पर उसके निवेदन के कारण मुझे भी 3 दिन का आकस्मिक वीजा प्राप्त हो गया। डिजोन में मार्क के मित्र पियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने हमें अपने अपार्टमेंट में ठहराया और उनके साथ उनकी महिला रूममेट थी। मुझे उनकी व्यवस्था बड़ी अजीब सी लगी और यह थोड़ी चौंकाने वाली बात भी थी। मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था। साथ ही यह एक यूरोपीय विश्वविद्यालय का मेरा पहला अनुभव था। यूं तो हम यह जान गए थे कि फ्रांसीसी जन अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं करते, पर ये छात्र थोड़े अलग थे।
उनकी अंग्रेजी धारा प्रवाह नहीं थी, परंतु वे हमारे साथ चर्चा करने में आनंद ले रहे। फ्रांस से हम स्विट्जरलैंड गए और बसेल मार्क में मुझे और मार्क को अंततः बिछड़ना पड़ा। हम एक साथ घास के मैदान पर सीमा के नजदीक बैठे और दोबारा मिलने की योजना बनाने लगे। हमने एक दूसरे को आलिंगन किया, हमारे गाल एक दूसरे से कसकर लगे हुए। तब वे खड़े होकर देखते रहे और मैं सीमा को पार कर जर्मनी गया और पलटकर अलविदा कहा। मेरे चचेरे भाई का नाम था बबीता, उनका नाम बॉबी था। दा का अर्थ होता है बांग्ला में बड़ा भाई। उन्हें जर्मनी में रहते हुए 1 दशक से भी अधिक हो गया था। वे वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उन्नति कर एक जर्मनी कंपनी के निदेशक हो गए थे। एक जर्मन महिला से उनके विवाह के कारण अपने रूढ़िवादी भारतीय परिवार के साथ उनके संबंध संकट में पड़ गए थे, परंतु वे मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वे मुझे मेरी डॉली काकी माँ की याद दिलाती, जो स्वयं एक भारतीय पुरुष से विवाहित थी। आंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।